एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स से बुक का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि भाई मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में मार्जिनलाइजेशन होता है और ये सब है ना। तो अब आगे का देखते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है, मार्जिनलाइजेशन बेसिकली हम लोग अभी स्टार्टिंग में अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको उनके गाँव से, उनके जंगलों से बाहर निकाल करके और कैसा उनके साथ फिर किया जाता है। अब फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर, तो फॉरेस्ट लैंड जो जंगल है उसको लकड़ी के लिए क्लियर कर दिया जाता है और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्री उन पर लगा दी जाती है। आदिवासी को जिस एरिया में रहते हैं वो काफ़ी मिनरल रिच हैं या और दूसरे रिसोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ पे माइनिंग की जाती है, काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं। पावरफुल जो फोर्सेस हैं, वो पावरफुल फोर्सेस मतलब अमीर लोग या पावरफुल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ट्राइबल्स को बाहर निकाल देते हैं उनके लैंड से। ज़्यादातर टाइम जो है वो लैंड ज़बरदस्ती ले लिया जाता है और कोई जो भी प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वो नहीं फॉलो किए जाते हैं। ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 50% से भी ज़्यादा जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं माइंस की वजह से, माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, वो ट्राइबल होते हैं। मतलब जो खदानें खुद रही हैं, खदानों से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से जो लोग अपनी जगह से अपना घर छोड़ करके जिन्हें जाना पड़ता है वो आदिवासी लोग होते हैं। दूसरा जो सर्वे है वो रिपोर्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि आदिवासी के साथ वर्क कर रही हैं वो बताती हैं कि 79% जो पर्सनस हैं डिस्प्लेस हुए हैं वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से हुए हैं। तो इन इलाकों से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो यहाँ से गए हैं लोग वो ट्राइबल्स हैं। आदिवासी लोग डिस्प्लेस होते हैं कंपनीज़ की वजह से, कंपनीज़ वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं। काफ़ी सारा जो लैंड है वो पानी के अंडर द वाटर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैम्स, मतलब पानी डैम्स बनाने के लिए गांव के गांव जो हैं वो बिल्कुल पानी के नीचे डुबा दिए जाते हैं। और काफ़ी सारे डैम्स इंडिया में बने हैं वो जंगलों को डुबा करके या फिर आदिवासियों के गाँव को डुबा करके ही बने हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है उनका लैंड है वो हाईली मिलिटराइज्ड है, मतलब काफ़ी मिलिट्री वगैरह वहाँ पर अवेलेबल, जैसे कि ट्राइबल्स के एरिया में काफ़ी मिलिट्री प्रेजेंट रहती है। इंडिया में लगभग 104 अब 150 के अराउंड नेशनल पार्क्स हो गए हैं और काफ़ी सारा एरिया वो कवर करते हैं। इसमें ट्राइबल्स हमेशा से ओरिजिनली रहते आए हैं बट उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये ऐसा व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एज एनक्रोचर्स। तो भाई पहले से वो सदियों से उन जगहों पर रहते आ रहे हैं बट अब उनको बाहर निकाल दिया जाता है और अगर वो जब वहाँ पर रहते हैं तो उनको कहते हैं एनक्रोचर्स हैं, ज़बरदस्ती उस एरिया में रह रहे हैं, जबकि वो तो वहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं। आदिवासी जो हैं अराउंड यूज़ करते हैं लगभग 10,000 प्लांट के स्पीशीज़ को और अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज़ जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो आदिवासी है वो 10,000 प्लांट की स्पीशीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उन 10,000 में से लगभग 8,000 स्पीशीज़ जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। 325 तो पेस्टिसाइड्स हैं और 425 जो गम्स, रेजन्स, डाइज वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 520 फाइबर्स हैं और काफ़ी सारे एडिबल्स हैं, खाने के लिए यूज़ होते हैं। ये एंटायर नॉलेज सिस्टम जो है आदिवासीज़ अगर उन जगहों से उनको निकाल दिया जाता है तो पूरा का पूरा नॉलेज सिस्टम लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, क्योंकि ये आदिवासीज़ को ही पता होता है बस। अब आदिवासीज़ अपनी ज़मीन खो देते हैं अपने फॉरेस्ट से वो अपनी खाने की चीज़ें, अपनी ज़िंदा रहने की जो चीज़ें वो प्राप्त करते थे, लेते थे, अब वो सब उनसे छिन जाता है और उनका कोई भी लाइवलीहुड का सोर्स नहीं रहता। खाने तक के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। ग्रेजुअली उनका जो ट्रेडिशनल होमलैंड, उनके दादे परदादे सदियों से जहाँ पर वो रह रहे थे वो सब उनसे छिन गया। उनको शहरों में जाना पड़ता है और शहरों में बहुत ही कम पैसों के लिए उन्हें इंडस्ट्रीज़ में, आसपास के खेतों वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना पड़ता है और वो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी और डिप्रीविएशन में आ जाते हैं। मतलब गरीबी की एक साइकिल में वो फंस के रह जाते हैं ट्राइबल्स। लगभग 45% ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो गांव के इलाकों में रहते हैं और 35% अर्बन एरियाज़ में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, मतलब गरीबी रेखा के भी नीचे बहुत ही ज़्यादा गरीबी लोग होते हैं। इसकी वजह से डिप्रीविएशन आता है, मतलब कमी होती है इन लोगों के पास बहुत सारी चीज़ों की। और ट्राइबल चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड होते हैं। नरिशमेंट कब मिलता है? जब हमें प्रॉपर खाना मिलता है, और जब इनके पास पैसा ही नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा? तो ये जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं उनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है। लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। जब पैसा ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। आदिवासियों को जब उनके गाँव से, उनके जंगलों से निकाला जाता है तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम, उनकी कमाई का ज़रिया ही नहीं जाता है, वो अपने ट्रेडिशंस, कस्टम और उनकी
पूरी ज़िंदगी खो जाती है। वो अपने फार्मिंग लैंड जिन पे फार्म किया करते थे वो उनसे छिन जाते हैं, उनके घर उनसे छिन जाते हैं, उनके क्रिमेशन ग्राउंड मतलब जहाँ पर वो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते थे वो छिन जाता है, उनके जो मंदिर हैं, उनके कुएँ, उनके तालाब सब उनसे छिन जाते हैं। वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? ये कहते हैं गोविंदा मेनन, हु वाज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट मतलब पेट्रोलियम को साफ़ करने का, उसमें से बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालने का एक प्रोजेक्ट लगाया गया था एक ट्राइबल इलाके में। अब वो ट्राइबल्स को वहाँ से जाना पड़ा, तो कहाँ जाएंगे? उनका घर, उनकी ज़मीन, उनके मंदिर, हर चीज़ वो कहाँ से लेकर के आएंगे? उनकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी सारी इंटरकनेक्टेडनेस है, मतलब एक तरह से जोड़ है इकोनॉमिक में और सोशल डायमेंशंस में ट्राइबल लाइफ की, मतलब वो कैसे कमाते हैं और कैसी उनकी सोसाइटी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है। डिस्ट्रक्शन अगर एक फेज़ का आ रहा है, मतलब अगर उनका घर जा रहा है तो उनकी ज़मीनें, उनके सोर्स ऑफ इनकम भी जा रही है। और ये जो प्रोसेस होता है डिस्पोजेशन का एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी वॉयलेंट होता है। डिस्पोजेशन मतलब पहले उनके पास पोजेशन था, उनके पास अपनी ज़मीन थी, अपना घर था, उनको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ से, तो काफ़ी पेनफुल होता है। कहीं पर उनको ज़बरदस्ती मार पीट कर, डरा धमका कर भी अपने घरों से और उनके जंगलों से निकाला जाता है। अब आता है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ट्राइबल्स मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं। अब माइनॉरिटीज़ कौन होती है? जिनकी जनसंख्या कम होती है वो माइनॉरिटीज़ होते हैं। तो इसमें बताते हैं आगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन में कि यूनिट 1 में आपने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें सेफगार्ड्स, कैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोगों को सुरक्षित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। क्या आपने सोचा है व्हाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफगार्ड्स, मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ही क्यों ये रक्षा प्रदान की गई है? ये टर्म जो कि माइनॉरिटी है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कि जनसंख्या में कम होती हैं बाकी पॉपुलेशन से। ये कॉन्सेप्ट जो है इससे काफ़ी आगे जाता है, ये एनकम्पास करता है ताकत को, रिसोर्सेस कितने किसके पास है, किसी का सोशल और कल्चरल डायमेंशन कैसा है। जैसा कि आप लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस, द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो इसमें यह है कि यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किस तरीके से मेजॉरिटी का कल्चर होगा, जो मेजॉरिटी, जो ज़्यादा जनसंख्या के लोग हैं वो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और कैसा हमारे देश का कल्चर बनता है। इन ऐसे केसेस में जो साइज़ होता है कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़। तो देखिए जो ज़्यादा लोग होते हैं, जो ज़्यादा संख्या में, सपोज करिए जैसे कि हमारे देश में लगभग 80% जो है हिंदू पॉपुलेशन है और 20% बाकी धर्म के लोग हैं, तो 80% का कल्चर, 80% की इकोनॉमी, हर चीज़ हावी हो जाती है इस 20% पे, और शायद बाकी सारे जो छोटे ग्रुप्स बचते हैं, सोशल कम्युनिटी बचती हैं जो कम नंबर में होती हैं, वो खुद को मार्जिनलाइज्ड, अलग थलग महसूस करने लगती हैं। इसलिए बचाव की ज़रूरत होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्योंकि अगर 80% हिंदू इन 20% पे हावी हो गए तो उनका क्या होगा, है ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स का, दूसरे धर्मों का क्या होगा। तो इसलिए हमारा संविधान जो है सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और ये प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट मे फेस, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव हो या उनके साथ कुछ बुरा हो, इससे बचाता है हमारा संविधान माइनॉरिटी कम्युनिटी को। और काफ़ी सारी कंडीशंस, given certain condition, communities that are smaller in number relative to the rest of the society may feel insecure। तो जो कम संख्या में होते हैं उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी लगती है कि भाई किस तरीके से हम लोग रहेंगे, क्या सब कुछ सही रहेगा। तो इनसिक्योरिटी का जो सेंस होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में वो एक उनमें मन में भेदभाव सा बना देता है उनके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए प्रोवाइड करता है सेफगार्ड्स और कमिट करता है कि भाई इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की डाइवर्सिटी है वो बनी रहेगी, चाहे कोई जनसंख्या में ज़्यादा हो चाहे कोई कम हो, मगर वो सब कुछ संविधान के सामने बराबर है। और सबकी सुरक्षा करने का वादा जो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और सब कुछ संविधान, सब कोई, हर एक पर्सन संविधान के सामने इक्वल है, ये भी हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और हम लोगों को जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करने की बातें करता है। हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हमारे देश के जो कानून हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अपहोल्ड वो कर सके, उनका पालन करवा सके। हर सिटीज़न जो है इंडिया का उसको कोर्ट जाने का हक है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। अब आपको मार्जिनलाइजेशन समझाएंगे इस चैप्टर में आगे। मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म है, वो किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन को फील करते हैं देश में, उसके बारे में बताते हैं। तो
सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनसंख्या की गणना, जनगणना, लोगों की गिनती। तो 2011 में सेंसस हुआ था और अब 2021 में 10 साल बाद हमारे देश में हर सेंसस होता है, जनगणना होती है। मुस्लिम 14.2% है इंडिया की पॉपुलेशन का और इनको मार्जिनलाइज कम्युनिटी समझा जाता है इंडिया में, क्योंकि बाकी सारे कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में इनको जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ना वो काफ़ी कम मिले हैं, मतलब ये बाकी लोगों से कंपैरेटिवली करीब है। ये डाटा 3 टेबल्स का दिखाता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की, मुस्लिम्स की क्या क्या कंडीशन है, कि उनके पास बेसिक एमिनिटी क्या क्या अवेलेबल है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनको सरकारी नौकरियों में एनरोलमेंट है, कितने मतलब सरकारी नौकरी करते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि उनका सोशल और इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और पैसे से रिलेटेड स्टेटस कैसा है। पक्के घरों में 65% पक्के घर जो हैं वो हिंदुओं के हैं और हिंदुओं के घरों में 72% घरों में इलेक्ट्रिसिटी है और 43% के घरों में टैप का पानी आता है। और इस तरीके से क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी ये हमें पूरा का पूरा दे रखा है। तो किस किसके पक्का घर है, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर है ना। तो इसमें लिटरेसी ऑल हिंदू 63% हिंदू लिटरेट है, मुस्लिम से 57%, क्रिश्चियन 74%, बुद्ध 71% और जैन 86%। तो कितनी कम्युनिटीज़ में कितने कितने लोग, कितने कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। और एम्प्लॉयमेंट में है ना, ये सब बता रखा है। तो देखिए आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया होगा कि मुस्लिम जो है वो ज़्यादातर इंडिकेटर्स में पीछे हैं बाकी सारे धर्मों के अपेक्षा। तो द गवर्नमेंट सेट अप हाई लेवल कमेटी इन 2005। तो आप मतलब देखा कि गवर्नमेंट ने जो जनगणना की उसमें देखा कि मुसलमान जो है ज़्यादातर चीज़ों में पिछड़ रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2005 में कमेटी सेटअप की जिसको चेयर किया था राजेंद्र सचार ने। इस कमेटी ने एग्जामिन किया सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सचार कमेटी ने एक सचार कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी ये देखने के लिए कि किस तरीके से जो मुसलमान हैं उनका सोशल, इकोनॉमिक है ना स्टेटस है हमारे देश में। ये रिपोर्ट डिस्कस करती है डिटेल में कि किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन हुआ है इस कम्युनिटी का। ये सजेस्ट करती है कि काफ़ी सारे सोशल, इकोनॉमिक और पढ़ाई लिखाई से इंडिकेटर्स जो हैं वो बताए गए हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है मुस्लिम कम्युनिटी की बाकी सारे कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के कंपैरिजन में जो है मुस्लिम कम्युनिटी वो कैसी है। एग्जांपल के लिए इस रिपोर्ट में जो एवरेज स्कूलिंग है वो मुस्लिम बच्चे जाते हैं वो एजेस ऑफ 7 से 16 मतलब 7 से 16 साल के बच्चे जितना स्कूल जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है बाकी सारी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में। मतलब जो मुस्लिम बच्चे हैं वो काफ़ी कम स्कूल जाते हैं अगर हम लोग बाकी कम्युनिटीज़ से इनका कंपैरिजन करें तो। सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन भी मुस्लिम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि बाकी माइनॉरिटीज़ लाइक अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर सम टाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन इन द मेन स्ट्रीम। तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम्स के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इनकी चीज़ें हैं वो बाकी मेन स्ट्रीम, बाकी सारे धर्मों से, बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और है ना, तो इसमें यही है सम नॉट ऑल, सारे नहीं, बट जैसे मुस्लिम जो है वो बुर्खा पहनते हैं और वो लंबी दाढ़ी रखते हैं और एक फेस पहनते हैं, है ना। तो और बिकॉज ऑफ दिस उनको एक मतलब टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, क्योंकि वो अलग तरीके के कई बार कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके की, है ना, हेड पे टोपी पहनना और बियर्ड रखना, वो सब अलग मतलब अलग से आइडेंटिफिएबल होते हैं। तो बाकी लोगों को लगता है कि शायद हमारे जैसे नहीं है। कई बार ये एक्सक्यूज़ भी देते हैं कि इस वजह से क्योंकि हमसे अलग है इसलिए हम इनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे और उनसे भेदभाव करने लगते हैं। क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था अंसारीज़ को किस तरीके से मुश्किल हुई थी एक घर ढूंढने में। सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है मुस्लिम्स का इन सम इंस्टेंसेस हैड लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस। तो कई बार जो मार्जिनलाइजेशन होता है मुस्लिम्स के साथ, जो गलत भेदभाव होता है, इसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है एंड अफर लीडिंग टू घेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। देखिए घेटो का मतलब होता है कि कहीं कहीं उनको और कहीं उनको रहने को नहीं मिल रहा है तो एक अलग ही कॉलोनी बना लेते हैं और घेटो बना करके एक ही जगह पर सब मुस्लिम्स एक साथ रहने लगते हैं। और इससे क्या होता है, समटाइम दिस प्रिजुडिस लीड टू हेट्रेड एंड वायलेंस। तो ये प्रिजुडाइज होता है कि भाई वो तो ऐसे ही है, ये कम्युनिटी तो ख़राब है, ये वाली कम्युनिटी अच्छी है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे समाज में भेदभाव बढ़ता है, नफरत बढ़ती है और कई बार दंगे भी भड़क जाते हैं। तो इसमें ये है कि देखिए ये छोटी सी ये बात कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहता हूँ। कुछ दिनों पहले रमज़ान में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सम डिस्टर्बेंस जो कि एक कम्युनल
आउटलुक लेगी, मतलब एक तरह से धर्म का रूप ले गई। माय ब्रदर और मैं जो है इफ्तार पार्टी के बाद अपने पड़ोस में गए थे। हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, शेरवानी सलवार। जब हम घर आ रहे थे मेरे ब्रदर ने पूछा कि हम लोग अपने कपड़े जीन्स और टी शर्ट में बदल लें। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ फाइन आई वंडर व्हाट वाज द रीज़न, मतलब मेरे भाई ने क्यों कहा कि हम अपने कपड़े बदल लें, क्योंकि वो ऑड थे। हमारे कपड़े क्या बाकी लोगों से अलग हैं, और हम अगर ये इस तरीके के सलवार कुर्ता पहनेंगे, अपना ट्रेडिशनल वियर पहनेंगे, तो क्या हमारे साथ भेदभाव होगा, ये मैंने सोचा। तो इस तरीके की बात है कि अगर ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं, बाकी सारे लोगों की तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, तो क्या भेदभाव का शिकार हम बन सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोगों ने पूरा देखा कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जो है, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, मतलब अगर किसी के पास पैसा है ना, तो वो सोसाइटी में ऊपर उठ जाता है, वो मार्जिनलाइज नहीं रहता। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, तो वो मार्जिनलाइज हो जाता है ना। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने आदिवासी की सिचुएशन देखी। क्लास 7th में भी हम लोगों ने देखा था कि विमेन को, औरत को कितना अनइक्वल स्टेटस दिया जाता है हमारे देश में। एक्सपीरियंस इन ग्रुप्स के बताते हैं कि to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategy। marginalize काफ़ी complex सा phenomena है, काफ़ी सारी strategies, काफ़ी measures, safeguards हम लोगों को चाहिए इस situation को address करने के लिए, ठीक करने के लिए। मतलब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा strategy बनानी पड़ेंगी, एक complex सा phenomena होगा, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा हमें। ये marginalization, ये जो भेदभाव है और एक कम्युनिटी को बिल्कुल दरकिरार कर देना, ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए हमें काफ़ी सोच चाहिए, काफ़ी गहन अध्ययन चाहिए। ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम सब लोगों का एक रोल है कि हम लोग हर किसी को वो हक प्रोवाइड करें, मतलब हम अपनी तरफ से तो अच्छे रहें हर किसी के लिए। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो दूसरे को भी दिए हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इनके बिना हम लोग ये नहीं सोच सकते कभी भी, वी विल नेवर be able to protect the diversity that makes a country unique, not realize the state's commitment to। तो देखिए क्या है ना, अगर हम लोग सारे धर्मों का, सारी रीति रिवाजों का, हर किसी की भाषा का या हर तरह के पर्सन का हम सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है इक्वालिटी की, और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो चीज़ है ना, कि भाई हमारे देश में भिन्नता है फिर भी एकता है, तो फिर वो चीज़ हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अच्छे से रहें अपने सब लोगों के साथ। तो कंक्लूजन में आता है कि ये जो चैप्टर है इसमें हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या होती है और वो क्या क्या फेस करती है। हमने ये जानने की कोशिश की एक्सपीरियंस से कि जो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स के बारे में हमने पढ़ा, और हम लोगों ने ट्राइबल्स के बारे में देखा। डिफरेंट रीजंस होते हैं हर कम्युनिटी के कि वो मार्जिनलाइज क्यों है। ईच एक्सपीरियंस जो था मार्जिनलाइजेशन का वो अलग था। हम लोगों ने देखा कि मार्जिनलाइज जो है वो डिसएडवांटेज या प्रिजुडाइज और पावरलेसनेस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कि किसी का भेदभाव हो रहा है, किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, कोई बिना मतलब किसी के पास ज़्यादा ताकत है तो किसी के पास कम ताकत है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्जिनलाइजेशन का कारण बनती हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि जो दलित हैं, जिसमें के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मार्जिनलाइजेशन जो है लो सोशल स्टेटस का कारण बनता है, और अनइक्वल एक्सेस होता है एजुकेशन का और काफ़ी सारे दूसरे रिसोर्सेज का भी। मतलब जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं उनका जो सोशल स्टेटस है समाज में, उनका जो ओहदा है वो भी कम रहता है, उनको पढ़ाई लिखाई का भी ज़्यादा एक्सेस नहीं मिल पाता है। ये जो लाइफ्स हैं मार्जिनलाइज लोगों की वो चेंज हो सकती हैं। दस नो वन इज़ मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो मतलब लाइफ बदलती है समय के साथ साथ, तो जो मार्जिनलाइज आज है ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल सेम तरीके में आगे भी मार्जिनलाइज होगा। अगर हम लोग पीछे के एग्जांपल देखिए मार्जिनलाइज के जो हमने डिस्कस किए थे, तो एक लॉन्ग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है वो अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहती है कि वो अलग है और उसको मेंटेन कर सके, और उसके बावजूद भी उनको सारे हक मिले डेवलपमेंट के भी और बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के भी जो हमारे देश के नागरिकों को देता है। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, उसको किस तरीके से लोगों ने टैकल किया है, कैसे झेला है उसको, और कैसे उसके साथ उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी देखिए सचर कमेटी रिपोर्ट जो है वो डीबंक करती है, मतलब हमें बताती है कि और प्रिवलेंट मिथ्स, काफ़ी सारे मिथ्स हैं मुस्लिम्स के बारे में। कॉमनली बिलीव किया जाता है कि वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजना चाहते हैं। फिगर शो करती है कि सिर्फ ओनली 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसे में जाते हैं, और 60% जो है गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करते हैं, और 30% मुस्लिम किड्स जो है प्राइवेट स्कूल्स को अटेंड करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया है ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।